नमस्कार दर्शकों, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं यथार्थ न्यूज 007। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगढ़ स्थित जो चिकित्सालय है उसके संदर्भ में। और आज हमारे साथ इस वार्ता में सम्मिलित होंगे एक्स एमएलए जो रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं 2017 में ओबरा विधानसभा से, यह सपा के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। आज आइए इन्हीं से वार्ता करते हैं कि इस चिकित्सालय के विषय में, जब ये चिकित्सालय बना था तो वो चिकित्सालय को बनाने के लिए उन नेताओं की क्या सोच थी, उन जनप्रतिनिधियों की क्या सोच थी, और आज यह चिकित्सालय का क्या हाल है, क्या सुविधाएं हैं। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर रवि गौर बड़कू जी से। और आइए चलते हैं रवि गौर बड़कू जी के पास। हाँ तो नेताजी, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो इस क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के विषय पे आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था किस स्तर की है और उसको बेहतर देख रहे हैं इस बेल्ट में या लाचार व्यवस्था देख रहे हैं? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपके यथार्थ चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने इस क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के मुद्दे पर जो है कि अपनी बात को रखा और हम लोगों से भी विचार विमर्श किया। इस क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था ये किसी से छिपी नहीं है। निश्चित तौर पे बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभावग्रस्त व्यवस्था कहा जा सकता है। अभावग्रस्त इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र इस प्रदेश ही नहीं देश में राजस्व देने के मामले में एक अपना एक अलग स्थान रखता है, जिसके तहत देश के कोने कोने, विभिन्न कोनों और प्रदेशों से यहाँ पे बाहर के भी कर्मचारी आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं और यहाँ की स्थानीय जनता भी है। अगर हम उनके चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो उन्हें चिकित्सा व्यवस्था के लिए या चिकित्सकीय इलाज के लिए उन्हें यहाँ से सीधा बनारस जाना पड़ता है। यदि जरा सी भी कोई अगर कैजुअलिटी होती है या जरा सा भी कोई बड़ी बीमारी कह लिया जाए, शुगर, बीपी, टीबी, कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां हैं जो अगर इनके लिए अगर ये थोड़ा सा भी गंभीर रूप धारण करता है तो हमें सीधा बनारस जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही अभावग्रस्त जो है कि स्थिति से गुजर रही है। तो जो चिकित्सा व्यवस्था जो बहुत ही अभावग्रस्त स्थिति से गुजर रही, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जानकारी होगा एक संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगढ़ में है। तो उस संयुक्त चिकित्सालय की व्यवस्था के बारे में आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें? आप लोगों ने क्या काम किया? क्योंकि आप एक यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो आपने क्या काम किया, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो उस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगढ़ में स्थापित है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो संयुक्त चिकित्सालय जब डिब्रूगढ़ का खोला गया था तो उसके जो मानक थे वो एक बेहतर चिकित्सालय के मानक थे, जिसके तहत उसके बिल्डिंगों का भी निर्माण किया गया। उसमें प्रत्येक विभाग, बाल रोग से संबंधित, मेडिसिन, दंत चिकित्सक, आंख के डॉक्टर, इन तमाम विभागों के साथ साथ प्रसूति केंद्र से लेकर के बर्न यूनिट तक के जो वहां पर हैं और पोस्टमार्टम हाउस तक की बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, जिसमें सरकारी धन आवंटित हुआ था और वो सब निर्माण बन करके कंप्लीट हुआ आज से कई वर्ष पहले। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बिल्डिंग धूल फांक रही है। वो सारे जो विभाग बन करके रेडी थे, उसमें उस विभागों से संबंधित बहुत कम डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत कम डॉक्टर हैं। आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन वहां पे आ चुकी है, एक्सरे की भी मशीन है, सीबीसी टेस्ट वगैरह की सुविधा आ गई है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन डॉक्टरों की बहुत कमी है, नर्स स्टाफों की कमी है। तो इन कमियों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की सही नहीं हो सकती। तो हमको एक चीज पे प्रकाश डालिए कि जैसे आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों ने इस चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए या ये सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से संचालित हो चले, इसको लेकर आप लोगों ने कोई काम किया हो या कोई प्लानिंग हो, कुछ करना चाहते हो इस पे कुछ? कई वर्षों से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो हमारी बात हो या अन्य की बात हो, किसी दल की बात हो, सामाजिक संस्थाओं की बात हो, समाज सेवियों की बात हो, या फिर मीडिया, सम्मानित मीडिया और पत्रकार बंधुओं की बात हो, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के समय समय पर पत्राचार के माध्यम से, विरोध के माध्यम से और तमाम अपनी बातों को रखने के माध्यम जो होते हैं,
उनके माध्यमों से इन बातों को जिला प्रशासन और प्रदेश तक में पहुंचाया गया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा होगा यहाँ पे कई एम्बुलेंस रहती थी। आज की स्थिति में 2 ही एम्बुलेंस है, 102 और 108। उसमें भी कभी कभी समस्या आ जाने पे जो पीड़ित परिवार है उनको राहत नहीं मिल पाती है, नहीं तो अन्यथा कि अगर ड्राइवर है उपस्थित है और गाड़ी में डीजल है सब कुछ है तो उन्हें सुविधा मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि चिकित्सालय है और यहाँ पे मांग लगातार चलती रहती है, लेकिन जब तक सरकारों का या जिला प्रशासन की निगाह इस चिकित्सालय पर और यहाँ की गंभीरता पर नहीं पहुंचेगी तब तक इस चिकित्सालय के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सिर्फ डिब्रूगंज अस्पताल का ही एक माध्यम नहीं है चिकित्सा का। आपको पता होगा कि जनपद सोनभद्र में सर्वाधिक बिजली उत्पादन लगभग 10,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन यहाँ से होता है, जो विभिन्न कंपनियां जिसमें लैंको है, हिंडाल्को है, अनपरा तापी परियोजना है, एनटीपीसी है, बीजपुर, शक्तिनगर सहित ये जो कंपनियां हैं ये 10,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करती हैं। तमाम यहाँ पे खनन क्षेत्र हैं जहां पे बहुत ज्यादा राजस्व जो है कि सरकार को जाता है। ठीक है। सभी परियोजनाओं का 7-8 कोयला खदानें भी हैं। इन सभी कोयला खदानों की अपनी स्वयं की एक परियोजना है जी। इन सभी बिजली घरों का अपना स्वयं का एक परियोजना है, कॉलोनी परिसर है। उस परिसर में भी इनके अपने अपने स्वयं के अस्पताल हैं। उन अस्पतालों में भी पता कर लीजिए कितनी सुविधाएं हैं। सिर्फ मेडिसिन दवाइयां लिखना और छोटी मोटी जांचें करना, एक्सरे तक की सुविधा बहुत सारी परियोजनाओं में नहीं है। हिंडाल्को में जहां पर ये सुविधाएं हैं भी वहां पे बाहरी स्थानीय जनता के लिए भेदभाव किया जाता है। तो आप मतलब क्या चाहते हैं, क्या कैसे किया जाए, क्या किया जाए ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी और सुचारू रूप से चल सके, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो आदिवासी हैं, जनवासी हैं, रहवासी हैं, इनको एक अच्छी सुविधा मिल सके ताकि इनको बनारस या रांची या जबलपुर कम से कम 200 किलोमीटर की दूरियां हैं, इनको दूरी न तय करनी पड़े और स्थानीय स्तर पे इनको अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था मिल सके। देखिए, हमारे विचार, हमारी मांग या स्थानीय जनता की तरफ से हमारे पक्ष यही है कि इस क्षेत्र में अगर चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले प्रशासन को इन औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित करना पड़ेगा कि यहाँ के स्थानीय जनता के इलाज या आपके कर्मचारी हो या स्थानीय जनता हो, इनमें भेदभाव ना समझें और इनके इलाज के लिए जो उच्चतम व्यवस्था होगी, क्योंकि सरकार से जब भी आप मांग करेंगे चिकित्सालय की व्यवस्था दुरुस्तीकरण के लिए तो उनके पास राजस्व से संबंधित या फिर डॉक्टर की नियुक्तियों से संबंधित या स्टाफ की कमियों के संबंधित कई तरह की समस्याएं आती हैं। जहां तक बात है इन औद्योगिक इकाइयों का, तो इनके पास ना फंड की कमी है, ना इनके पास सुविधाओं की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ इनकी इच्छा शक्ति की। अगर ये औद्योगिक इकाइयां भी अपने अपने अस्पतालों में सभी जांच मशीनें, सभी विभागों से संबंधित डॉक्टर की नियुक्ति कर लेते हैं और यहाँ के लोगों को देखने लगते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई बड़े ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। छोटे मोटे अगर ऑपरेशन होंगे तो वो चल जाएंगे, यहाँ पे हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं। जो कोयला खदान परियोजनाओं के सेंट्रल जो हॉस्पिटल है जिसे नेहरू चिकित्सालय है जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर आपको छोटे मोटे बीमारियों से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन यदि कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, कि कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है, उसे संभालने के लिए चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे आपकी ये आजकल तो हार्ट अटैक कॉमन हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना के बाद से, स्टेंट लगाने की सुविधा हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, कोई स्ट्रोक आ जाए किसी को, ब्रेन स्ट्रोक या किसी प्रकार की स्ट्रोक आ जाए, टीबी, कैंसर, तमाम, यहाँ तक कि छाती में अगर पानी भर जाता है अगर आपके, तो ट्यूब लगाने तक की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इन सभी सुविधाओं के लिए यहाँ से लोगों को बनारस जाना पड़ता है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, रांची जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, जबलपुर जाना पड़ता है, जिसकी जैसी सुविधा हो वो वहां पर जाता है। चलिए ठीक है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए सर्वप्रथम जो है औद्योगिक इकाइयों को अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए यहाँ पे सुविधा देना पड़ेगा। दूसरा, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं अपने संयुक्त चिकित्सालय को यहाँ के स्थानीय जनता के हित को देखते हुए जितनी वहां पे बिल्डिंग जिस हिसाब से बनी है, जिस मानक को देखते हुए वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है, उन सभी मानकों के उपरांत जो है उन सभी मानकों को देखते हुए वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति, स्टाफ नर्सों और तमाम जरूरत वाले स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही वहां पे मशीनों पे ऑपरेटर की नियुक्ति तत्काल करनी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ के
स्थानीय जनता की चिकित्सा संबंधी समस्या का समाधान हो सके। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जी आप संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगंज के संदर्भ में कुछ कहना चाहें? कि संयुक्त चिकित्सालय के ही संबंध में मैं अभी तक बता रहा था, लेकिन संयुक्त चिकित्सालय को दुरुस्त करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। आपने अभी देखा होगा विगत 6-7-8 महीनों में जो यहाँ पे राख की गाड़ियों की बढ़ोतरी हुई है, जो कोयलों की गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है, ये जो नेशनल हाईवे है हमारा, इस नेशनल हाईवे पे 8-8, 10-10 घंटे का जाम लग रहा है, 2-2 दिन तक का भी जाम लग रहा है। इन जामों में 40 किलोमीटर का सफर करने में 10-10 घंटे तय किया है मैंने खुद। रेणुकूट से अनपरा आने में 8 घंटे लगा था मुझे, तो इतने लंबे जाम लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि यदि संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगंज में अगर तत्कालीन राहत की सुविधा जैसी अगर चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती है, तो इन जाम में क्या सिर्फ लाइट व्हीकल फंसती हैं, सिर्फ बड़ी व्हीकल फंसती हैं, आम जनता फंसती है, या इन जामों में एम्बुलेंस भी फंसती है? यदि कोई एम्बुलेंस इस जामों में फंसती है तो रास्ते में ही कई मृत्यु अभी तक हो चुकी है, जो संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगंज में यदि अगर व्यवस्था होती तो वो जाने बच सकती थी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि आप उसके लिए आपका क्या प्रयास होगा, आप क्या प्रयास करना चाहते हैं इसमें सुधार करने के लिए, इस व्यवस्था में कोई सुधार हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं? आपके सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे और जायज हैं। हम लोग की तरफ से प्रयास यही रहेगा कि हम राज्य सरकार से भी जो भी जायज तरीके हैं उन तरीकों, उन माध्यमों से संयुक्त चिकित्सालय डिब्रूगंज की बेहतरी के लिए जो भी हमारे स्तर से हो सकेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति हो, यहाँ पे सभी विभागीय डॉक्टरों की नियुक्ति हो, जो स्टाफ की कमियां हो उनकी नियुक्तियों के लिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। और यह थे हमारे साथ रवि कुमार बड़कू जी, और आगे फिर इस संदर्भ में और भी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।